ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फोर्स टुवर्ड्स राइट लग जाएगा, क्या होगा, Q इंटू ई ना, चार्ज इंटू एवरीवन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 13th सेशन को हम आज कवर करेंगे एंड बिफोर आई वेंचर इनटू दैट, let me make you revise what we studied in the 12th session, which is the previous session. We studied about energy density for a conductor or for a non-conductor as well. We studied about the difference between conductor and non-conductor. We studied about shells and solid spheres. How do you exactly write electric field or potential which are equivalent to each other? We studied about the distribution of charges inside a cavity. We studied about distribution of charges in a plate. Now, ये सारी चीजें समझने के बाद, in this particular session, I want to start this session with a problem, and the problem is right here on the board. तो मैं आपके लिए problem read out कर दे रहा हूँ, and then you're supposed to pause the video and try solving it. The problem says, hollow uncharged spherical conductor of inner radius A and outer radius B, full stop. A positive point charge plus Q is placed inside the cavity at center. They've asked us to draw electric field as a function of radius, radial distance r, and potential as a function of radial distance. Now, what I want you guys to do is to pause this video and try solving it by yourself, and then you can come back and then we'll look into the solution. Let us go ahead with that. So pausing the video once again. Yes. All right. ठीक है. So what do we have here? इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो बोला है हॉलो है, अनचार्ज्ड है, स्फेरिकल है और कंडक्टर है. ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, यानी कि कुछ इस तरह से दिखता होगा. मस्ट बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस. आपका इनर रेडियस जो है वो ए के बराबर है. यू कैन शो इट लाइक दिस. ये आपका इनर रेडियस ए है और ये आपका आउटर रेडियस बी है. ये हमें दे रखा हुआ है. अब क्या बोला है, देयर इज अ चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी एट द सेंटर. दिस पर्टिकुलर कंडक्टर इज न्यूट्रल. तो ये तो न्यूट्रल है. अब न्यूट्रल अगर आप बोलोगे तो ये कैविटी है ना, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस. सो दिस इज द कैविटी. यहां तो एक कंडक्टर भरा हुआ है. सो दिस इज लाइक द कंडक्टिंग मटेरियल है ना, कंडक्टिंग मटेरियल. ये कंडक्टिंग मटेरियल है हमारा. नाउ when you look at this particular diagram, how will you be able to understand this? यहां पर हमसे पूछा गया है कि अच्छा सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है. सो दैट्स दी सेंटर, एंड यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है. अब बोला गया है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल किस तरीके से वेरी करेगा. दैट इज व्हाट इज आस्क्ड टू अस. एक काम करो, सबसे पहले तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दो. पिछले सेशन में सिखाया था कि कैविटी के अंदर चार्ज रखते हैं तो जो इनर मोस्ट सरफेस होता है उस पे इक्वल और ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा. सो यहां पर आपको दिखेगा कि यहां इस अंदर वाले सरफेस पर, यानी इस सरफेस पर, दिस पर्टिकुलर सरफेस, आपका चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू. एंड सिंस ए कंडक्टर न्यूट्रल है तो इस वाले सरफेस पे आपका चार्ज आ जाना चाहिए प्लस क्यू, ताकि माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल करके इस कंडक्टर को न्यूट्रल ही रखे. तो ये तो रहा आपका चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन. अब जो है हाउ दिस कंडक्टर, अगर इसको छोटा सा बना करके देखो तो कैसा लगने वाला है. ये माइनस क्यू था, ये माइनस क्यू मैं दिखा भी देता हूं. हाउ विल इट लुक? माइनस 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 ऑन दिस फेस, और यहां पर प्लस आपको दिखेगा. इस तरीके से. और ये आपका ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज माइनस क्यू, दिस पर्टिकुलर चार्ज. अब आपको फील्ड लिखना है. इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा. दिस इज गोइंग टू बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज गोइंग टू बी अ रेडियल डिस्टेंस. यहां सेंटर से अगर आप शुरू करेंगे देन थिंग्स आर गोइंग टू चेंज ऑन द इनर सरफेस, क्योंकि यहां पर मटेरियल बदल गया. तो यहां पर चीजें एक बार बदलेगी, विच इज आर इक्वल टू ए और आर इक्वल टू बी पर.
यानी दो क्रिटिकल पॉइंट मुझे मार्क करना है यहां पर, दो क्रिटिकल पॉइंट मुझे मार्क करना है, दैट इज रेडियल डिस्टेंस r। यहां पर मैं पोटेंशियल भी ड्रॉ करने वाला हूं, एक r इक्वल टू a, ठीक है, और दूसरा r इक्वल टू b। सो दिस इज गोइंग टू बी a, दिस इज गोइंग टू बी b, दिस इज गोइंग टू बी a, दिस इज गोइंग टू बी b। अब जो है लिखना शुरू करते हैं। जब भी आप बात करेंगे, इसमें रीजन क्या है, यू हैव गॉट थ्री रीजन्स हियर, दिस इज द फर्स्ट रीजन, this is the second region, material of conductor, and this is the third region, outside. So this is cavity, ये cavity वाला region, ये आपका material वाला region, और ये आपका outside वाला region। अब ज्यादा बताने की सिखाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि अगर आप बाहर से इसको देखते तो बाहर से कैसा दिखता। चलो एक काम करते हैं, we can look upon it from inside only, inside ही देख लेते हैं। अगर इनसाइड कैविटी अगर आपको देखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है गॉसेस लॉ। गॉस लॉ मतलब एक गॉसियन सरफेस से सराउंड कर दो। तो मुझे इनसाइड रीजन देखना है, मैं इस डायग्राम को वापस प्लॉट कर ले रहा हूं, एक एक करके प्लॉट करता रहूंगा। ये कैविटी है मेरा, ये सेंटर है, मुझे इनसाइड रीजन या किसी इस पॉइंट पर मुझे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, तो मैं अपना गॉसियन सरफेस इस पर बनाऊंगा। ये बन गया मेरा गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसी हिसाब से चीजें चलने वाली है। इसके अंदर अगर आप चार्ज एनक्लोज देखेंगे तो इसके अंदर आपको चार्ज एनक्लोज से प्लस क्यू दिखाई देगा, बाहर के चार्जेस से फर्क नहीं पड़ा। तो क्या हो जाएगा, जो क्यू का इफेक्ट निकल कर आएगा, क्यू का इफेक्ट क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, वेयर दिस डिस्टेंस इज आर। तो इसके हिसाब से अगर मैं लिखूं तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी यहां पर जो फील्ड होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होने वाला है। यानी कि inside cavity it's going to be like this, ऐसे आ गया, this is k q upon r square, ठीक है। अब यहां पर मैं एक हॉलो बनाने जा रहा हूं इस तरीके से, why, because यहां पर डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो ये हुआ, मैंने इनसाइड रीजन के बारे में लिख दिया एंड के क्यू बाय आर स्क्वायर लिख दिया, दैट इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ ही साथ पोटेंशियल भी लिखते हैं ना। पोटेंशियल की अगर आप बात करते हैं तो इनसाइड रीजन में पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, आप एक काम करते हैं, पोटेंशियल आखिरी में लिखते हैं, पहले तो पूरा फील्ड लिख लेते हैं। चलिए, R इक्वल टू A पर आप R इक्वल टू जब A बोलेंगे तो R इक्वल टू A विल बी दिस सरफेस, और इस सरफेस पर आप जो है फील्ड जब लिखेंगे तो इस चार्ज को कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसी चार्ज को कंसिडर करेंगे। तो इस पर्टिकुलर सरफेस में यहां पर आपको हॉलो दिखाने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप सॉलिड दिखाइए। जैसे ही R इक्वल टू A को आप क्रॉस करोगे तो आप मटेरियल के अंदर आ गए। मटेरियल के अंदर फील्ड कितना होता है, इट इज जीरो। सिंस मटेरियल के अंदर फील्ड जीरो होता है तो यहां पर आपका फील्ड जीरो होकर इस तरह से शो किया जाएगा, कहां तक, B तक। अब B पर अगर आप रहेंगे तो B पर अगर आप रहेंगे तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू कि आप इस मटेरियल में है। यहां पर R इक्वल टू B यानी आउटर सरफेस से बाहर चले जाएंगे, तो बाहर से अगर आप देखेंगे, बाहर से अगर आप देखेंगे, इसको इस तरीके से देखना, बाहर से अगर आप देखोगे तो आपको फिर से गॉसियन का लॉ लगाना होगा, और अगर आप चार्ज एनक्लोज देखोगे तो चार्ज एनक्लोज आपका फिर से प्लस क्यू ही आएगा, बिकॉज ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रह जाएगा। देन इन दैट केस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल टर्न आउट टू बी लाइक दिस ओनली, यानी कि इस तरीके से फिर से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, एंड दिस विल अगेन बी रिटन एज के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम, ठीक है। क्रॉस चेक करके देख लेते हैं क्या चीज निकल कर आ रही है। यस, एब्सोल्युटली टर्न्स आउट टू बी द सेम थिंग। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर एंड के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉज करके एक बार फिर दोबारा देख लेना, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर। दिस वाज फर्स्ट सेक्शन, दैट वाज कैविटी। ओके, इसको मैं रब करने जा रहा हूं। अब हम पोटेंशियल की बात करेंगे। पोटेंशियल की बात कैसे करेंगे वो जानते हैं। पोटेंशियल की बात करने के लिए पहले तो फॉरगेट अबाउट दिस, ये इस तरह का डायग्राम हमें दे रखा हुआ है। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट।
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इस पे आपका माइनस क्यू है, यहां पर आपका प्लस क्यू है और यहां पर आपका प्लस क्यू है। ठीक है, चलिए पोटेंशियल लिखने का तरीका मैंने आपको हमेशा से बोला है कि पोटेंशियल लिखने का तरीका क्या होता है। चलो, मैंने पता नहीं लास्ट टाइम बोला है कि नहीं बोला है, आई एम अज्यूमिंग कि शायद मैंने नहीं बोला है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल लिखना है तो सबका इंडिविजुअल इफेक्ट लिखो और उसको ऐड करो। यहां नोट करके इसको समझना, पोटेंशियल लिखने का तरीका क्या है। नोट, इस तरह के केसेस में जहां पर आपका कैविटी होगा, जहां पर आपका स्फेरिकल कंडक्टर होगा, तो ऐसे केसेस में पोटेंशियल को कैसे लिखा जाता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। पोटेंशियल लिखने का तरीका ये हो जाएगा कि राइट पोटेंशियल ड्यू टू individual charges. Right, potential due to individual charges exclusively, and then add all of them. इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से आप एक्सक्लूसिवली पोटेंशियल लिखिए और फिर उसको ऐड कर दीजिए। नाउ द क्वेश्चन दैट माइट कम टू योर माइंड कि बॉस ये एक्सक्लूसिवली क्या है। इस एक्सक्लूसिवली का मतलब मैं बताता हूं। एक्सक्लूसिवली का मतलब ये होगा कि इसने बोला है जब आप किसी एक चार्ज को देखें तो दूसरे को और तीसरे को ऑब्जर्व ना करें। यानी कि एक्सक्लूसिवली मतलब लुकिंग एट वन चार्ज independent of presence of other charges. Looking at one charge independent of the presence of other charges. एक चार्ज को आप देख रहे हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ता बाकी चार्जेस यहां पर मौजूद है कि नहीं। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो मैं 3 रीजन यहां पर डिसाइड करने जा रहा हूं और वो 3 रीजन में हमको पोटेंशियल को लिखना होगा। शुरू करते हैं, किस तरीके से होगा। सबसे पहली चीज यहां पर यह है कि आपको 3 पॉइंट डिसाइड करने हैं। पहला पॉइंट ये इनसाइड वाला रह जाएगा, दूसरा पॉइंट ये आउटसाइड वाला रह जाएगा, एंड तीसरा पॉइंट ये इनसाइड मटेरियल और ये आउटसाइड वाला हो जाएगा। अगर पहले पॉइंट के लिए अगर आप लिखेंगे, और चलिए सबसे तीसरे पॉइंट के लिए लिखते हैं। तीसरे पॉइंट के लिए लिखेंगे देन पोटेंशियल एट पॉइंट 3 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट 3। अच्छा, ये चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसको नेमिंग कर देते हैं। जैसे ये वाला जो चार्ज था इसको मैं बोलता हूं A, इसको मैं बोलता हूं B, इसको मैं बोलता हूं C। देन पोटेंशियल एट पॉइंट 3 इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 3 बिकॉज ऑफ A प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट 3 बिकॉज ऑफ B प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट 3 बिकॉज ऑफ C। इस तरीके से ना पोटेंशियल एट पॉइंट 3 बिकॉज ऑफ A की बात करेंगे तो B और C इमेजिन करो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी R। सो पोटेंशियल एट पॉइंट 3 बिकॉज ऑफ A बोलेंगे तो आपका B और C चार्जेस को भूल जाइए, B और C चार्जेस को भूल जाओगे तो लिखोगे K प्लस Q अपॉन R आसानी से। प्लस पोटेंशियल एट 3 बिकॉज ऑफ B अगर लिखोगे तो A और C को भूल जाओगे, और B की वजह से लिखोगे तो लिखोगे K माइनस Q अपॉन R, प्लस C के वजह से A और B को भूल जाओगे K प्लस Q अपॉन R। इस तरीके से आपने पोटेंशियल एट थर्ड पॉइंट को लिख दिया। एंड थर्ड पॉइंट विच इज रिप्रेजेंटिंग आउटसाइड, आपका पोटेंशियल निकल कर आ जाएगा K Q बाय R। ये आपके आउटसाइड रीजन के लिए आपने लिखा। अब मैं ये ऊपर वाला डायग्राम रब कर रहा हूं बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस। ओके, अब इसी तरह से आपको क्या करना है, जैसे मैंने पोटेंशियल एट थर्ड पॉइंट लिखा है ना, खुद से पॉज करके कोशिश करो पोटेंशियल एट सेकंड पॉइंट लिखने की एंड द पोटेंशियल एट थर्ड पॉइंट लिखने की, फर्स्ट पॉइंट लिखने की। देखना मैच होता है कि नहीं तुम्हारा मेरा आंसर। तो पॉज करके देख लो एक बार, फिर अब मैं सोल्यूशन बताने जाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहां पर अगर मैं देखूं
तो मुझे दिख रहा है पोटेंशियल एट सेकंड पॉइंट मुझे लिखना है, एंड पोटेंशियल एट सेकंड पॉइंट विच इज दिस। तो अब इस केस में इसको आर मत बोलो, अब ये तो चला गया, अब तो सेकंड पॉइंट की बात हो रही है, तो इस डिस्टेंस को आर बोलो, ठीक है। सो पोटेंशियल एट सेकंड पॉइंट इज पोटेंशियल एट सेकंड पॉइंट बिकॉज ऑफ ए प्लस पोटेंशियल एट सेकंड पॉइंट बिकॉज ऑफ बी प्लस पोटेंशियल एट सेकंड पॉइंट बिकॉज ऑफ सी। चलिए सेकंड पॉइंट ए के वजह से देखेंगे तो बी और सी को भूल जाएंगे, तो आपको दिखेगा के प्लस क्यू बाय आर स्मॉल आर प्लस पोटेंशियल एट सेकंड पॉइंट बिकॉज ऑफ बी देखेंगे तो ए और सी को भूल जाएंगे, ए और सी के हिसाब से भूल जाएंगे, तो पॉइंट टू इसके बाहर है, बी के बाहर दिखेगा ना पॉइंट टू जो है वो बी के बाहर है, तो आपको दिख जाएगा के माइनस क्यू बाय आर फॉर्मूला। अच्छा आपको याद होगा शेल के लिए अंदर पोटेंशियल क्या लिखा जाता है, बाहर क्या लिखा जाता है, आई होप यू नो दैट। प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट टू बिकॉज ऑफ सी लिखेंगे, तो सी के लिखेंगे तो ए और बी को भूल जाएंगे, और सी के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट अंदर है, और जब किसी शेल के अंदर का पॉइंट होता है तो आप जो है पोटेंशियल मानते हैं के शेल का चार्ज अपॉन रेडियस ऑफ द शेल। कैसे याद करो, ऐसा कि जब आप सिर्फ सी को देखोगे तो आप ए और बी को भूल जाओ तो ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ए और बी भूल जाओ तो कोई इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ये आपका रेडियस कितना है, ये रेडियस लेट्स से बी है, तो आप बोलोगे इस पॉइंट पे पोटेंशियल विल बी के प्लस क्यू अपॉन बी। यहां पर स्मॉल आर नहीं आएगा बिकॉज पोटेंशियल इनसाइड दिस पर्टिकुलर शेल इन दिस कॉन्टेक्स्ट विल बी गिवन एज कांस्टेंट। ये वही चीज है ना, जब मैं सी को कंसीडर कर रहा हूं तो ए और बी को कंसीडर नहीं कर रहा, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस, भूल जाओ इसको और सिर्फ इसकी वजह से लिखो। देन इट टर्न्स आउट टू बी के प्लस क्यू अपॉन बी। इस तरह से निकल कर आ गया आपका आंसर। सो ये निकल कर आ गया के क्यू अपॉन बी, यानी पोटेंशियल जो है आपका यहां पर कांस्टेंट निकल कर आ रहा है। परफेक्टली फाइन। चलिए आगे देखते हैं, इसको चाहिए तो नोट कर लो, मैं रब करने आ रहा हूं। अब लिखते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट वन। पोटेंशियल एट पॉइंट वन कैसे लिखा जाएगा, आई विल राइट, यही लिख रहा हूं, पोटेंशियल एट पॉइंट वन इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट वन बिकॉज ऑफ ए प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट वन बिकॉज ऑफ बी प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट वन बिकॉज ऑफ सी। पोटेंशियल एट पॉइंट वन बिकॉज ऑफ ए, पॉइंट वन ए से बाहर की तरफ है तो के क्यू बाय स्मॉल आर। अब ये आर नहीं होगा, अब इस क्वेश्चन के लिए आपका ये आर हो जाएगा, देन इट्स गोइंग टू बी के क्यू, बट इसमें कौन सा क्यू, ये वाला क्यू ना, सो इट्स गोइंग टू बी के प्लस क्यू, साइन के साथ लेना होता है हमेशा आर। लेकिन अगर आप इसी को बी के वजह से लिखेंगे तो बी के अंदर है, ये मैंने बताया था, बी के अंदर होने का मतलब क्या हो जाएगा कि इस केस में आप सिर्फ बी को इमेजिन करो जिसपे चार्ज माइनस क्यू है, और आपको किसी इस पॉइंट पर बोला गया है पोटेंशियल लिखो, तो ये आपको बी दे रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा के माइनस क्यू बाय स्मॉल बी। सिर्फ आपने बी को कंसिडर करना है, ए और सी को भूल जाना है। सो आप लिखेंगे यहां पर के माइनस क्यू अपॉन स्मॉल बी प्लस, सिमिलरली अगर आप सी के लिए लिखने जाएंगे तो आप फिर से लिखेंगे के प्लस क्यू अपॉन, अच्छा बी नहीं, यहां पर इसका रेडियस तो ए है तो रेडियस ए हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा डी। तो इस तरीके से हमने जो है अपने फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल लिख लिया है, एंड फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल क्या निकल कर आ रहा है, इसको यहां पर थोड़ा सा लिख देते हैं, एंड इट टर्न्स आउट टू बी V1 is equal to K Q upon R plus K Q 1 upon B minus 1 upon A। इस तरह का कुछ आपको वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो चलिए प्लॉट करना शुरू करते हैं। आप जो है ये 1 जो है ये इनसाइड रीजन है, ये इनसाइड कैविटी रिप्रेजेंट करता है, 2 जो है वो इनसाइड मटेरियल रिप्रेजेंट करता है, और आपका जो 3 है वो आउटसाइड रिप्रेजेंट करता है, जस्ट नो दैट। तो चलो इनसाइड रीजन के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे और शुरू करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट से, और हमें यहां से मिलेगा दैट द पोटेंशियल इज, थोड़ा सा डायग्राम एक बार चेक कर लो, के क्यू बाय आर, ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हैव वी मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन। यस वी हैव मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन।
अगर r को आप 0 लेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। इनसाइड रीजन देखना, इनसाइड रीजन ये r रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये r रिप्रेजेंट कर रहा है और आपने अगर r को 0 ले लिया, इन दिस केस अगर आपने r को 0 ले लिया तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा तो आपका कर्व कुछ ऐसा निकल कर आएगा, ऐसे इन्फिनिटी से नीचे आना चाहिए। कहां तक ऐसा जाएगा? इट शुड गो अंटिल पॉइंट दिस, ए पर। ए पर आने पर अगर आप यहां पर r को a बराबर पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा के क्यू बाई बी, यानी कि यहां पर पुट कर दिया तो आपका आंसर निकल कर आएगा दैट्स गोइंग टू बी के क्यू अपॉन बी। के क्यू बाई बी आ जाएगा यहां पर, राइट। और यहां पर आपका फॉर्मूला चल रहा था के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, ये फॉर्मूला चल रहा था। अगर आप देखेंगे तो ए से बी के बीच में मिडल रीजन में के क्यू बाई बी कॉन्स्टेंट रहने वाला है, तो ये आपका के क्यू बाई बी जो है वो कांस्टेंट रहेगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद थर्ड रीजन, आउटसाइड वाला रीजन, राइट। इनसाइड कैविटी मटेरियल, आउटसाइड कैविटी, आउटसाइड कैविटी ये वाला फॉर्मूला है के क्यू बाई आर, तो ये इस तरह से अब ड्रॉप करता जाएगा इस तरह से, एंड दिस इज गोइंग टू बी के क्यू बाई आर और ये के क्यू बाई बी। ये रहा आपका पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करना इन अ कैविटी सिस्टम। प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देयर इज अ प्रॉपर मेथोडोलॉजी ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को एक नहीं 4 बार देखना, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल गिव यू अ लॉट ऑफ लर्निंग। तुम्हें ये नहीं भूलना है ये नोट, वरना पोटेंशियल कभी नहीं लिख पाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना तो आसान है, गॉस लॉ से आप गॉसियन सरफेस बनाते हो, लिख देते हो, अंदर का चार्ज मैटर करता है। बट ये नोट के बगैर पोटेंशियल लिखना बहुत मुश्किल था, ठीक है। ये वर्ड एक्सक्लूसिवली बहुत मैटर करता है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको नोट करिए एंड मुझे लगता है कि 1-2 बार रिवाइज करके ना वापस देखो, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेक्निकली लास्ट टॉपिक। ये तो मैं काफी समय से लास्ट बोल रहा हूं, बट इस बार पक्का लास्ट टॉपिक है। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल वर्ड का मतलब समझना, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, डाइपोल में डाई का मतलब दो, पोल मतलब दो एक्सट्रीम, यानी कि चार्जेस को दो अलग पोल पर रखा गया है, दो ऑपोजिट एंड पे रखा गया है। कैसा दिखता है आपका डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन कैसे होती है मैं पहले बोलता हूं फिर समझा दूंगा। एन अरेंजमेंट, चाहो तो लिख लो, एन अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू equal and opposite charges placed at a very small separation. An arrangement consisting of two equal in magnitude opposite charges placed at a very small separation, बहुत छोटा सा वैल्यू होता है, is called as electric dipole. ये सेटअप को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ये मान लो, ये बस नामकरण है, नॉमेनक्लेचर है। अब इस पे एनालिसिस वगैरह भी हम देखेंगे, बट इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, इसे मान लो। Now, यहां पर एक टर्म डिफाइन किया जाएगा एंड दैट विल बी कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। एक टर्म डिफाइन करेंगे और उसको डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। डाइपोल मोमेंट सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है p वेक्टर से, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड इसका वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये हो गया आपके डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। ये हो गया मैग्नीट्यूड, मैंने अभी तक डायरेक्शन नहीं बताया। लेकिन डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरीके से ये होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। इस चीज को आप अभी के लिए मान लीजिए। डाइपोल मोमेंट का बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा, आई थिंक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर उसमें आता है ये। अब इसके एनालिसिस को देखना शुरू करते हैं। अभी हमें निकालना होगा दो चीजें तो हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। तो डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे 2 बार, फिर पोटेंशियल निकालेंगे 2 बार, हो गया प्रॉब्लम खत्म। हाँ, टॉर्क और एनर्जी भी निकालते हो तो भूल गया, तो भी बताऊंगा अभी। सो अब आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जाएगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दो तरीके से लिखा जाता है, 2 पॉइंट पे लिखा जाएगा। द फर्स्ट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब ये एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या होता है बना के दिखाता हूं। और दूसरा लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ऑफ डाइपोल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी आएगा। अब एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है बता रहा हूं। ये रेड कलर के मार्कर से दिखाता हूं। देखो ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्सिस, और यहां सेंटर से ऐसे जो परपेंडिकुलर लाइन बनती है 90 डिग्री पे, इसे कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब जो है हम सबसे पहले ए पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, वो कैसे निकाला जाएगा। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व द ए पार्ट नाउ। पहले डाइपोल बना लो, माइनस प्लस इस तरीके से। अब जो है एक्सिस ना, तो ये आपका बेसिकली एक्सिस हो चुका है। सिलेक्ट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस एज यू लाइक, यू कैन सिलेक्ट, लेट्स से ये पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये पॉइंट मेरा P है और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना है, मुझे बोला गया कैसे मैं लिखूंगा। तो यहां पर ये आपका जो होता है सेंट्रल पॉइंट होता है, तो सेंट्रल पॉइंट के हिसाब से हम देखेंगे। तो ये पॉइंट जो है हमें दे रखा हुआ है दैट दिस वैल्यू इज R, ये डिस्टेंस हमें दे रखा है बिकॉज डिस्टेंस हमेशा सेंटर से दिया जाता है। और आप जानते हो कि ये 2L था, तो उस केस में आपका ये L हो जाएगा, एंड सिमिलरली ये भी आपका L हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल q है, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल q है। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। आप एक काम करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप यहां पर लिखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार इसकी वजह से लिखो, फिर एक बार इसकी वजह से लिखो। देखो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन उसके अलग अलग है, मतलब साइन अलग अलग है। नेगेटिव अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव रिपेल करता है। पॉजिटिव रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव रेडियली इनवर्ड। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इंडिविजुअली जो क्रिएट करेंगे उनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो इस केस में जो है, ओह बहुत बड़ी गलती कर दी, सॉरी 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 सॉरी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्या चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस कितना दूर है। KQ/R² होता है ना, Q सेम है मतलब डिस्टेंस डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये वाला पास में है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स राइट, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखो आप टुवर्ड्स राइट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, K, इसका चार्ज Q अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज R-L ना। ये डिस्टेंस अगर आप देखने जाओगे तो ये R है और ये L है, तो उस केस में इट्स गोइंग टू बी R-L। सो KQ अपॉन R-L द होल स्क्वायर, ये हो गया आपका इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो यहां लिखोगे वाई, नेगेटिव चार्ज है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी KQ अपॉन, अच्छा यहां माइनस क्यू नहीं लिखा, डायरेक्शन लिख दिया है ना, तो मैग्नीट्यूड लिखूंगा KQ अपॉन ये डिस्टेंस कितना है। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा दैट ये डिस्टेंस आपको निकल कर आ रहा है R+L, सो KQ अपॉन R+L द होल स्क्वायर। तो यहां से हमें पता चलेगा दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, इज इक्वल टू, अच्छा ज्यादा कौन सा है, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देन ज्यादा, दिस ब्लू कलर्ड वन इज हायर इन मैग्नीट्यूड, यानी कि यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जनरेट होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी दिस इज गोइंग टू बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड दिस विल बी रिटन एज E, और ये E की वैल्यू मैं यहां पर लिख रहा हूं, दैट टर्न्स आउट टू बी दिस माइनस दिस व्हिच इज KQ अपॉन R-L द होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R+L द होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, चलिए यहां पर सिंप्लीफाई करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है ऐसे, KQ बाहर निकालो और जो है इसको ऐसे सॉल्व करना शुरू करो, 1 अपॉन R-L द होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R+L द होल स्क्वायर, इस तरह से निकल कर आ गया ये। अब जो है सॉल्व करो, KQ ये आपका आ गया R+L द होल स्क्वायर माइनस R-L द होल स्क्वायर अपॉन, दोनों को मल्टीप्लाई करो, R² माइनस L स्क्वायर, और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर बाहर से, ठीक है। फिर से करो इसको सॉल्व, आगे KQ, इसको ओपन करो, यहां पर यू हैव
आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर कट गया, तो आपके पास बचा 2RL, दैट इज गोइंग टू बी 4RL द होल अपॉन, यहां पर आप जो है एल आपके आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, तो आपने आर स्क्वायर को यहां से कॉमन निकाला, आर स्क्वायर को जब कॉमन निकालोगे तो यहां से आर स्क्वायर कॉमन निकालो, तो आर की पावर 4 बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा आपके पास 1 माइनस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये इस तरह से आपको निकलेगा। अभी समझो, क्यों सिंप्लीफाई करो, समझो, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाई। नाउ इसमें एक कंडीशन आने वाली है, यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब इसमें यहां पर एक कंडीशन हमें ऐड करना होगा, जो क्वेश्चन में कंडीशन रहता है या फिर डाइपोल की कंडीशन थी, दैट आर इज फार फार ग्रेटर देन एल। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्वेश्चन में बताया था ये वैल्यू बहुत छोटा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आर जो होगा वो एल से बहुत बड़ा है। इफ आर इज फार फार ग्रेटर देन एल, देन एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टेंड्स टू 0, राइट। तो ये वाले टर्म को मैंने गायब कर दिया, एंड आर आंसर टर्न्स आउट टू बी दिस आफ्टर द अप्रोक्सीमेशन लुक्स लाइक के क्यू, यहां से 4RL अपॉन आर की पावर 4, ये कुछ इस तरह से दिखा, राइट। अब जो है थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने वाला हूं मैं, ये 4 को है ना, ये 4 को इस एक तो पहले तो इस r को मैंने कट करके इसको क्यूब बनाया, ठीक है, और ये 4 को 2 पार्ट में ब्रेक किया, इस 4 को 2 पार्ट में ब्रेक किया, 2 कैसे ब्रेक करूंगा, 2 करके ब्रेक करूंगा, एक 2 को k के साथ रखा और एक 2 को q के साथ रख दिया, एक 2 को k के साथ रखा, एक 2 को q के साथ रखा, तो देखो कैसे दिखेगा ये। अगर आप ध्यान दो, 2QL क्या होता है, 2QL होता है डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, यानी इसका वैल्यू कितना निकल कर आया, इसका वैल्यू निकल कर आ गया 2kp अपॉन r क्यूब। बहुत शानदार, ये हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, बट क्या ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, नो, ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। नाउ इस केस में, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपका ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये टुवर्ड्स राइट है, आपका डाइपोल मोमेंट देखोगे तो आपका डाइपोल मोमेंट भी टुवर्ड्स राइट है, यानी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। तो यही फॉर्मूला जो मैंने यहां पर मैग्नीट्यूड में लिखा है, इसी को अगर मैं वेक्टर में लिखना चाहूंगा तो मैं लिख सकता हूं दैट E वेक्टर इज इक्वल टू 2kp वेक्टर, यानी कि इसको अगर मुझे वेक्टर में लिखना होगा तो मैं बाकायदा वेक्टर में लिख सकता हूं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस is equal to, इसको A लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन r क्यूब। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर। नाउ दोनों वेक्टर में प्लस प्लस यानी कि माइनस नहीं लिखा है ना, p वेक्टर की डायरेक्शन में e वेक्टर, p वेक्टर की डायरेक्शन में e वेक्टर, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। इसी तरह से हम इसका b वाला पार्ट सॉल्व करेंगे और लिखेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। कॉपी करो। Now we are going to calculate the electric field on the perpendicular bisector of the dipole. हमने एक्सिस में निकाला था इसके जस्ट पहले, अभी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालेंगे और वो कैसा होगा ये डेरिवेशन यहाँ समझते हैं। तो पहले तो डाइपोल बना लेता हूं मैं। दिस ऑफ द डाइपोल विल लुक लाइक माइनस प्लस, इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू, इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू। अगर दिखाते तो ये आपका एक्सिस होता, बट एक्सिस तो मुझे दिखाना नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा, this will become the perpendicular bisector at 90 degree। तो उस केस में this is going to be L and this is going to be L। एक पॉइंट ले लो यहां पर जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, एंड लेट मी टेक दैट पॉइंट टू बी दिस, ये पॉइंट ले लेता हूं मैं। अब दोनों चार्जेस की वजह से निकालो, ये पॉइंट का डिस्टेंस कहां से मेजर करते थे हम लोग, पॉइंट का डिस्टेंस, ध्यान में होगा कि पॉइंट का डिस्टेंस हम जो मेजर करते थे वो हमेशा ये सेंट्रल पॉइंट से करते थे, यहां से डिस्टेंस मेजर करते थे। पिछले केस में ऐसे r था, इस केस में ऐसे r होगा, तो ये मुझे दे रखा हुआ है दैट दिस वैल्यू इज r, सेंटर से जो डिस्टेंस मेजर होता है वो r होता है, एंड दिस इज l। चलिए अब जो है इसमें इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से फील्ड लिखते हैं, और इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से अगर आप फील्ड लिखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका फील्ड जो है वो ऐसे है, इस लाइन के अलॉन्ग ना, पॉजिटिव है ना, तो रेडियली आउटवर्ड होगा, तो रेडियली आउटवर्ड आपका फील्ड ऐसा निकल कर आएगा। इसकी वैल्यू मैंने मान लिया, कितना निकल कर आएगा ये, जो भी वैल्यू हो देखेंगे, लिख लेंगे वैल्यू, जो भी वैल्यू निकल कर आ रहा है, बट चलो लिख ही लेते हैं, इट्स गोइंग टू बी k q अपॉन
इसका स्क्वायर, ये कितना है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब ये वाला देखो, इसके वजह से अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव है ना, तो रेडियली इनवर्ड होगा, ये हो गया आपका रेडियली इनवर्ड, और इसकी वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हमें कंपोनेंट्स में डिवाइड करना होगा, एंड हाउ डू वी प्लान टू डू दैट। आप इस तरह से एक लाइन खींच दो डॉटेड, एंड इस केस में एंगल्स चलिए डिफाइन कर देते हैं। यदि इस एंगल को मैं थीटा मानूं तो ये एंगल मेरा थीटा हो जाएगा, यदि इस एंगल को मैं थीटा मानूं तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल जेड वाला जो कॉन्सेप्ट है। एंड अगर इस केस में ये एंगल थीटा है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा ना, ये एल एल आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये एंगल भी बाय डिफॉल्ट थीटा हो जाएगा। अगर ये बाय डिफॉल्ट थीटा हो गया तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, कॉल्ड एज पैरेलल एंगल्स। अगर आप कंपोनेंट लिखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, एंड द वैल्यू इज गोइंग टू बी ट्वाइस के, इसका पहले कंपोनेंट लिखो, इट्स गोइंग टू बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, लेकिन दो बार आएगा तो ट्वाइस, ये दोनों ऐड हो गए। वेरेज अगर आप इसका ये वाला कंपोनेंट देंगे साइन वाला, तो साइन वाला कंपोनेंट आपको दिखेगा कि ये दोनों कंपोनेंट जो है वो सबट्रैक्ट हो, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर हमें बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट हैज अ वैल्यू ऑफ 2kq, right? And that is the electric field that we are trying to calculate, that will be called as E perpendicular. So we have E perpendicular bisector is equal to 2kq upon r square plus l square cos of theta. चलिए लिखते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, twice kq upon r square plus l square cos of theta. Cos of theta क्या हो जाएगा, adjacent upon hypotenuse, which is adjacent is L upon hypotenuse is under root of r square plus L square, और यहां से r square plus L square हो जाएगा, right? This can be written as 2kq L upon r square plus, or I'll rather say r square plus L square the whole raised to 3/2 हो जाएगा। ये आप r square कॉमन निकालो, इसमें से r square जब कॉमन निकालोगे तो आपको दिखेगा twice kq L अपॉन r क्यूब निकल आएगा 1 प्लस एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर द होल रेज टू 3/2 बच जाएगा। कॉमन निकाल करके चेक कर लेंगे, यहां से आपको दिखेगा। नाउ यहां पर हम अपनी कंडीशन लगा देंगे, द कंडीशन इज दैट L इज फार 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 लेस देन R, देयरफॉर L स्क्वायर बाय R स्क्वायर टेंड्स टू 0। सो यहां पर आपको फाइनली मिलेगा E परपेंडिकुलर अप्रोक्सीमेटली विल बी इक्वल टू K, 2 को इसके साथ छोड़ दिया, 2q इंटू एल द होल अपॉन आर क्यूब। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इफ यू आर एबल टू रिकॉल, दिस बिकम्स द डायपोल मोमेंट P, तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू K P अपॉन आर क्यूब। ये मैग्नीट्यूड के टर्म्स में हो गया। आप डायरेक्शन का सेंस अगर देखोगे, यहां नोटिस करना, आपका माइनस से प्लस, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है P, लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल कर आया, ये वाला वैल्यू वो ऐसे निकल कर आया, ऑपोजिट है ना डायरेक्शन में। तो वेक्टरली लिखोगे तो यहां पर वेक्टर साइन डालो, यहां पर भी वेक्टर साइन डालो, लेकिन इसमें माइनस साइन डाल करके रिप्रेजेंट करना दैट दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब दोनों फॉर्मूले को साथ में याद रखो। कैसे साथ में याद रखोगे कि आपका E on the axis is equal to 2kp upon r cube. E on the perpendicular bisector is equal to kp upon r cube with a minus sign. ये फॉर्मूला हो गया। अगर तुम देखोगे then E on the axis का मैग्नीट्यूड is equal to twice E on the perpendicular bisector. मैग्नीट्यूड्स में दोनों है एक दूसरे से 2 के फैक्टर से कनेक्टेड है। तो आप कोई डेरिवेशन तो अपनी जगह पे ठीक है, फाइनल फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सिस पे दिया रहेगा या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दिया, जस्ट रिकॉल द फाइनल फॉर्मूला।
और फाइनल फॉर्मूला हैज एन assumption that L is far far smaller than R, so that L square by R square tends to 0. इसको नोट कर लीजिए। अभी हम पोटेंशियल सॉल्व करेंगे। चलिए, पिछले सेशन में हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पोटेंशियल, एंड एज यूजुअल पोटेंशियल ऑन द एक्सिस होगा एंड पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो पहले हम सॉल्व करना शुरू करते हैं कि अगर जो पॉइंट जिस पे पोटेंशियल निकालना है अगर वो एक्सिस पे हो तो क्या फॉर्मूला बनकर आएगा। आई एम गोइंग टू शो यू द डेरिवेशन हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको एक मोर और लेस अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। तो आप जो है डायरेक्टली भी इसको पॉज द वीडियो, ट्राई सॉल्विंग इट योरसेल्फ, अपने आप से डिराइव करो। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ देन यू कैन कम बैक एंड लुक एट दिस। चलिए डाइपोल ले लेते हैं, माइनस, देन यू हैव प्लस, एंड दिस both has the magnitude q, that's the central point, right? This is L and this is L. Okay, एक्सिस पे कोई एक पॉइंट पकड़ लिया जाए, लेट्स से ये पॉइंट पकड़ लिया मैंने, एंड दिस पॉइंट जो है वो सेंटर से r डिस्टेंस पर है। जो पॉइंट हमने यहाँ पर ले रखा हुआ दैट इज एट अ डिस्टेंस r। तो अब जो है मुझे अपने पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है पॉइंट P पर, तो लिख सकते हैं ना, सी पोटेंशियल एट पॉइंट P। अच्छा, पोटेंशियल क्या वेक्टर क्वांटिटी होता है? द आंसर इज नो, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूं दैट पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इसके वजह से पोटेंशियल एंड देन इसकी वजह से पोटेंशियल, ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। जब इसके वजह से मैं लिखना चाहता हूं, व्हेन आई एम राइटिंग फॉर दिस, इसके वजह से लिख रहा हूं, तो ये डिस्टेंस होगा ना इसका, दैट इज r माइनस L। ठीक है, तो मैं लिखूंगा k q अपॉन r विच इज r माइनस L। फिर जब मुझे इसके लिए पोटेंशियल लिखना होगा, इसके लिए, तो ये वाला जो है यहां से r प्लस L पर है ना, तो इसके लिए जब मैं लिखूंगा तो लिखूंगा प्लस k q अपॉन r प्लस L। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या मैंने सब कुछ सही लिखा है? एक मोमेंट पॉज करके देखना और मुझे बताना कि क्या तुम्हें सब कुछ सही लग रहा है कि नहीं। Come back. The answer is no. पोटेंशियल लिखते वक्त मैंने आपको हमेशा समझाया था कि टेक चार्जेस विद इट्स साइन, ये क्यू ना होकर के इट हैज टू बी माइनस क्यू, बिकॉज ये चार्ज माइनस क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, डायरेक्शन ऑलरेडी दिखा देते हैं तो माइनस नहीं लेना पड़ता, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिपोर्ट करते हैं। बट पोटेंशियल में डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज के साथ सकता है, प्लस और माइनस, क्योंकि पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इट्स जस्ट अ स्केलर कॉन्सेप्ट, और स्केलर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो इसे आपको लेना होगा माइनस साइन के साथ। सो टेक्निकली आई शुड बी राइटिंग इट एज, फॉरगेट अबाउट दिस, आई शुड बी राइटिंग इट एज माइनस क्यू, और फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। वी एंड अप गेटिंग के क्यू अपॉन, और के क्यू बाहर निकाल लिया मैंने, सो आई हैव 1 अपॉन आर माइनस एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे फर्दर इसको के क्यू, आर प्लस एल यहां चला गया, माइनस आर माइनस एल यहां पर आ गया, और अब जो है नीचे बचा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, जो कैंसिल होता है टर्म उसको कैंसिल कर दो। व्हाट डू वी गेट हियर इज आर आर कैंसिल हो गया, वी हैव गॉट के क्यू एंड 2l यहां से अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहां पर कंडीशन लगा दो कि कंडीशन हमारी ये है दैट r इज फार फार ग्रेटर देन l, देयरफॉर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज आर स्क्वायर ओनली, क्योंकि एल स्क्वायर उसमें से घटे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एंड इफ यू आर एबल टू नोटिस, तो ये आपका डाइपोल मोमेंट है, तो यहां से वैल्यू निकल, और ये वाला निगलेक्ट हो गया, तो तुम्हें यहां से वैल्यू निकल कर आ गई दैट पोटेंशियल ऑन द एक्सिस विल बी रिटन एज 2 नहीं 2 तो इसके साथ चला गया, के पी अपॉन आर स्क्वायर। याद रख लो, अब इसमें कोई वेक्टर की तरह मत लिखना, बिकॉज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो ये हमने ऑन एक्सिस सॉल्व किया। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे इसको, बी पार्ट लेकर के सॉल्व करते हैं ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कैसे लिखेंगे इसको? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मैं डायग्राम बना देता हूं, अभी के लिए फिलहाल इतना कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल निकालते हैं, बट फॉर दैट आई नीड सम स्पेस। तो मैं काम करता हूं, यहां पर सॉल्व करना शुरू करता हूं, फिर वहां चले जाएंगे। तो चलिए डायग्राम बनाया जाए। हाउ विल द डायग्राम लुक लाइक? आई एम calculating it on the perpendicular bisector. perpendicular bisector डायग्राम कैसा होगा? माइनस प्लस ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, यहां पर एंड क्या निकल कर आ जा रहा है? दिस इज गोइंग टू बी L, दिस इज गोइंग टू बी L। ये R दे रखा होगा मुझे, सो Q एंड Q, तो ये अंडर रूट ऑफ हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसमें पोटेंशियल लिखते हैं। पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज गोइंग टू बी, इसकी वजह से K प्लस Q अपॉन दिस डिस्टेंस दैट इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस K, इसकी वजह से माइनस Q अपॉन this distance again same under root of R square plus L square, and you end up getting the answer as 0. So potential on the perpendicular bisector in this case turns out to be 0. ठीक है, तो ये तो आसान चीज है, 0 जिसमें आ जा रहा है वो तो आपको ज्यादा समझने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। लेकिन अब एक जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है, दैट इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। कोई जनरल पॉइंट हो, ना ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, ना ही आपका एक्सेस हो, कोई जनरल पॉइंट समवेयर इन स्पेस, अगर आपको पूछा गया कि वहां पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखकर दिखाओ, देन व्हाट इज गोइंग टू बी दैट स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कि ये सारे केसेस को कवर करेगा। ये याद रखना आपको, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी जस्ट हम करेंगे। A very interesting part of electric dipole, potential और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या हो सकता है? ना यहाँ पर एक्सिस पे रखा गया है, ना ही यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा गया। तो कैसे एड्रेस करेंगे? ध्यान देना, बड़े आसानी से किया जा सकता है। अगर एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पे आपने ध्यान दिया तो बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले मैं लिखने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके पहले बना लेते हैं डाइपोल। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इस तरीके से ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, ये हमारा एक्सिस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ना। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो वैसे एक्सिस बनाने की जरूरत ही नहीं थी, फालतू में बना दिया, छोड़ो, हटाओ हटाओ हटाओ, चीज को हटाओ। हाँ, अब मुझे एक जनरल पॉइंट दिया गया है, ये जनरल पॉइंट है हमारा, है ना, और ये जनरल पॉइंट मेरे सेंटर से ये L बराबर और ये भी L बराबर, मेरे सेंटर से ये जनरल पॉइंट जो है, अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सा, ये जनरल पॉइंट जो है मेरे सेंटर से, ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस में R दूर है, और इसने मेरे डाइपोल के साथ ये एंगल बना रखा है थीटा। तो यानी कि R दिया गया है, थीटा दिया गया है, तो ये पॉइंट फिक्स हो गई। बोला यहां पर फील्ड बताओ क्या होगा, ना ही ये एक्सिस पे लाई करता है, ना ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, ध्यान देना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो ये बन गया आपका, रेड कलर से दिखा रहा हूं, थोड़ा डार्क कर रहा हूं, ये बन गया आपका रेड कलर में जो मैंने बनाया है, ये बन गया आपका डाइपोल, विच इज, ये LL हटा दो, ये बन गया मेरा डाइपोल P। ठीक, डाइपोल वेक्टर है क्या? द आंसर इज यस। वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते क्या? द आंसर इज यस। तो अब इस वेक्टर को आप रिजॉल्व करो, इस वेक्टर का आप रिजॉल्व करोगे तो एक आपका रेजोल्यूशन यहां लेके जाएगा जो कि आपका बनेगा P cos थीटा के बराबर, और एक रेजोल्यूशन आपको इससे परपेंडिकुलर लेके जाएगा, जब आप रिजॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका P sin थीटा के बराबर। इस तरह से आपने इसको रिजॉल्व कर लिया। नाउ अब देखना, P cos थीटा के नजरिए से देखोगे तो ये एक्सिस पे लाई करता है, ये P cos थीटा के नजरिए से देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये एक्सिस पे ना, देखो P cos थीटा उसके एक्सिस पे, तो इसके हिसाब से फील्ड देखोगे P cos थीटा के नजरिए से, फॉर P cos थीटा इट अपीयर्स एज इफ इट इज लाइंग ऑन द एक्सिस, एंड P sin थीटा के नजरिए से देखोगे देन इट अपीयर्स एज इफ इट इज लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर। इस चीज को थोड़ा सा शांति से समझने की कोशिश करो, है ना। चलो, अब पी कॉस थीटा के नजरिए से हमें पता है कि एक्सिस में सेम डायरेक्शन में होता है, वैल्यू होती है 2kp बाय आर क्यूब। यहां पर देखो तो इसके वजह से आ जाएगा फील्ड ऐसे, विच इज गोइंग टू बी 2k, बट p की जगह p cos थीटा अपॉन आर क्यूब, ये हुआ इसके वजह से। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से उल्टा होता है और kp अपॉन आर क्यूब होता है, बट यहां पर उल्टा होगा, नो डाउट उल्टा होगा, बिल्कुल उल्टा होगा, बट ये होगा kp अपॉन आर क्यूब यानी कि k, बट p की जगह p sin थीटा अपॉन आर क्यूब। हो गया, फील्ड बना लिया। अब ये दोनों को साथ में सॉल्व कर दो। इन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं सेपरेटली लेके सॉल्व कर लेता हूं ना। ये रहा आपका ट्वाइस kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, और ये आपका इसका आधा हो जाएगा kp sin थीटा, आधा नहीं होगा, गलत बोल रहा हूं क्योंकि साइन और कॉस है। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे देन वील बी यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा निकल कर आ सकता है, और वो रिजल्टेंट की वैल्यू हम लिखने वाले हैं। वो रिजल्टेंट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी ई, और उस ई को लिखा जा सकता है ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस 2kp cos ऑफ थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर प्लस दिस kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं ये मेहनत आप ही कर लो। तो इसकी वैल्यू निकल कर आती है, इट टर्न्स आउट टू बी, ई की नेट वैल्यू निकल कर आएगी kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो प्लीज इसको आप सॉल्व कर लो, ये आपकी वैल्यू आ गई, इसको याद रखना। अब बात रही डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे। यहां पर डायरेक्शन लिखने का कुछ तरीका ये होगा, इसके लिए अल्फा दिखाना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे लिखा जाएगा, डायरेक्शन समझने के लिए आप जो है देख रहे हो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे निकल कर आ रहा है, राइट, इस तरीके से। तो आपको ये एंगल पता रहना चाहिए, इस एंगल को मैं बोल देता हूं अल्फा, इसको अल्फा बोल देता हूं, यानी कि ये एंगल मेरा हो जाएगा अल्फा। तो आप जो है यहां पर लिखेंगे tan ऑफ अल्फा, तो आपको दिख जाएगा वो 2 नहीं, tan ऑफ अल्फा ना ऑपोजिट ये है 1 sin थीटा, kp बाय आर क्यूब कट गया, सो sin थीटा अपॉन 2 cos ऑफ थीटा विच इज tan थीटा अपॉन 2। यहां से आपको मिल जाएगा डायरेक्शन की जानकारी, बड़ी आसानी से हो गया, राइट। तो ये फॉर्मूला भी अगर याद रखोगे, मेरे को लगता है वो जो फॉर्मूला याद आए ना है, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, बट इनफैक्ट सारे याद रखो, इट हेल्प्स। जनरल पॉइंट वो एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये रट्टा नहीं मारना है, ये आ गया, डायग्राम बनाना आ गया, तो you'll be able to solve these questions। कॉपी कर लो इसको। इस तरीके से हमने जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, अब निकालेंगे पोटेंशियल, बट पोटेंशियल भी वही सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एक्सिस पर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये मेरा P है, इसको मैं रिजॉल्व करूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे P cos थीटा, ये मिल जाएगा मुझे P sin थीटा। P cos थीटा के नजरिए से एक्सिस, P sin थीटा के नजरिए से आपका हो जाएगा पोटेंशियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। अगर आप लिखेंगे पोटेंशियल एट दिस पॉइंट देन इट विल बी पोटेंशियल बिकॉज ऑफ P cos थीटा प्लस पोटेंशियल बिकॉज ऑफ P sin थीटा। P cos थीटा जो है आपका एक्सिस वाला कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पोटेंशियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले कंपोनेंट से जीरो होता है, हमने निकाला था, और एक्सिस के वजह से होता था kp अपॉन आर स्क्वायर, बट यहां पर k p की जगह P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका पोटेंशियल निकल के आ गया। ठीक, याद रख लीजिए, हो गया, इतना ही था। We have a very interesting question in front of us, and that question is, एक नॉन यूनिफॉर्म रिंग दिया गया है विच हैज चार्ज ऑन इट, और सिंस नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर, तो उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज डेंसिटी वेरिएबल होगा, और चार्ज डेंसिटी दे रखा हुआ है, कैसे बोल रखा है ना यहाँ पर।
कि अपने पास एक नॉन यूनिफॉर्म रिंग हैज चार्ज डेंसिटी दे रखा हुआ है, ठीक है, और थीटा कुछ बोल रखा है जो एक्स एक्सिस से मेजर होता है, ठीक है, बना लीजिए। ये आपका रिंग है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है और थीटा जो है वो एक्स एक्सिस से मेजर होता है। बोला है कि इस रिंग का डाइपोल मोमेंट बताओ। नाउ द क्वेश्चन इज कि डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिंग कहां से आ गया? अभी तक तो 2 पॉइंट चार्ज हुआ करते थे। हाउ डू वी एग्जैक्टली डू इट? थिंक अबाउट इट, पॉज करो, एलिमेंट का सोचो, एलिमेंट की वजह से लिखो, इंटीग्रेट कर दो, है ना। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, प्रॉपर एडवांस लेवल। पॉज करो, अटेम्प्ट करो। ऑलराइट, कम बैक। इसने क्या बोला है कि जो आपका चार्ज डेंसिटी है वो थीटा के रिस्पेक्ट में वेरी करता है। तो मैं कैसे करने वाला हूं, मैं यहां से एट एन एंगल थीटा जाऊंगा और एक छोटा सा एलिमेंट चूज करूंगा। ये छोटा सा मैंने एलिमेंट चूज किया और वो एलिमेंट का जो एंगल होगा दैट इज गोइंग टू बी डी थीटा, द स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज गोइंग टू बी डी थीटा, ठीक है। तो यहां पर जो एलिमेंट है उसकी लंबाई कितनी निकल कर आएगी? उसकी लंबाई हो जाएगी आर डी थीटा। तो इसका चार्ज कितना होगा? इसका चार्ज हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू इसकी लंबाई। ये रेडियस अगर आर है, ये रेडियस अगर आर है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? आर डी थीटा, राइट। तो यहां से मुझे चार्ज पता चल गया डी क्यू, और ये डी क्यू की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है? लैम्डा को लिखा मैंने लैम्डा नॉट cos थीटा, सो लैम्डा नॉट आर cos थीटा डी थीटा। ये वैल्यू हमें यहां से निकलकर आ चुकी है। नाउ देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, एंड व्हाट इज दैट? ये थीटा क्लिक करके मैंने जो यहां पर एलिमेंट आइडेंटिफाई किया है, इसी का एग्जैक्टली सिमेट्रिक एलिमेंट देखना इसके बगल में, यहां एग्जैक्टली सिमेट्रिक एलिमेंट होने वाला है, और वो सिमेट्रिक एलिमेंट ये होगा। क्योंकि खुद देखना, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, ठीक है, तो इसका एग्जैक्टली सिमेट्रिक एलिमेंट यहां से हम कैसे निकालेंगे? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। यहां से देख लो, है ना, इसका एग्जैक्टली सिमेट्रिक एलिमेंट क्या हो जाएगा? अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी थीटा, राइट। अब यहां पर एग्जैक्टली कैसे वैल्यू निकल कर आएगी समझना। यहां पर जब मैं dq लिखूंगा तो दिस dq विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा, नो डाउट, क्योंकि इसका भी लेंथ आर डी थीटा होगा। बट इसमें लैम्डा मैं कैसे लिखूंगा? लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस ऑफ थीटा होता है, बट इसके लिए जो एंगल निकल कर आएगा वो एक्स एक्सिस से ऐसे मेजर होगा, और वो वैल्यू हो रहा है आपका, कितना निकल कर आ रहा है? ये आपका है 90 माइनस थीटा, और ये आपका है 90 माइनस थीटा, और ये थीटा हो जाएगा। देन इट्स गोइंग टू बी कॉस ऑफ सम फाई, और यहां पर आपका जो फाई है दैट फाई इज इक्वल टू थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, फाई निकल टर्न्स आउट टू बी 180 माइनस थीटा, राइट। इतनी मेहनत क्यों किया? कुछ भी है, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई? अपने को फाई निकालना है ना, तो इतनी मेहनत क्या करना है? अननेसेसरी कर रहे हैं। ये पाई हो जाएगा ना, तो थीटा, सो दिस इज गोइंग टू बी, दिस एंगल विल बी पाई माइनस थीटा, तो सीधा लिख दो। तो अपना आ जाएगा यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, विच इज माइनस लैम्डा नॉट कॉस ऑफ थीटा। यहां आए ना मजा, क्योंकि अब ये चार्ज डेंसिटी नेगेटिव हो चुका है, यानी कि यहां पर जो चार्ज होगा जिसको हम लिख रहे हैं, दिस टर्न्स आउट टू बी माइनस लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा। देख रहे हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब ये जो एलिमेंट है, दीज एलिमेंट्स कैन बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। कैसा दिख रहा है कि भाई आपका अपना एक एलिमेंट यहां पर है जो कि पॉजिटिव है ऑब्वियसली, और एक एलिमेंट यहां पर है चार्ज विच इज नेगेटिव, ठीक है। दोनों का वैल्यू जो है वो दिख रहा है कि ये भी मैग्नीट्यूड में dq है और ये भी मैग्नीट्यूड में dq है। दोनों एक दूसरे से कितना दूर है ये जान लेते हैं। दोनों एक दूसरे से अगर देखा जाए कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी है इसकी, चलो निकाल लेते हैं यहां से। when you look at this diagram is something like this, ऐसे कुछ, ये r हो जाएगा,
ये r हो जाएगा, एंड हमारा ये लंबाई निकालनी है ना, तो ऐसे करते हैं ना, ये थीटा था ना, तो यहां से अगर लिखोगे तो r cos थीटा हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी ट्वाइस r cos ऑफ थीटा. ये पता चल गया हमें. तो इसका डाइपोल मोमेंट कैसा होगा? ये dq है ना, तो इसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब ये इसका डाइपोल मोमेंट हो गया, जिसको अब मैं dp से रिप्रेजेंट करूंगा, और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज dq इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 2r cos ऑफ थीटा. बहुत बढ़िया हो गया. अब मैं इसको रब कर रहा हूं आगे सोल्यूशन करने के लिए, ये वाला पार्ट. तो यहां से मैंने अपना एलिमेंटल डाइपोल मोमेंट निकाल दिया, विच इज dp इज इक्वल टू 2r cos थीटा इंटू dq, एंड dq का मैग्नीट्यूड है लैम्डा नॉट r cos थीटा इंटू d थीटा. लेट अस रीअरेंज इट. वी गेट dp इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा नॉट r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय d थीटा. अब हमें डाइपोल मोमेंट पूरा निकालना है, तो इंटीग्रेट करना होगा. बट आप इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे कि इंटीग्रेशन कहां से कहां होना चाहिए. बी वेरी केयरफुल. बी वेरी केयरफुल. यहां पर डाइपोल मोमेंट लिखने के लिए हमने एक साथ दो एलिमेंट को कंसिडर कर लिया है. हमने ये भी कंसिडर किया, तो इसके साथ ये भी कंसिडर किया. तो लिमिट पे केयरफुल रहना. लिमिट क्या होगा समझना. अगर आप इस तरह से सर्कल कंसिडर करें, ठीक है, आप सोचें कि मैं लिमिट को थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 2 पाई कर दूं, यानी 360 डिग्री. तो थीटा इक्वल टू 0 विल रिप्रेजेंट दिस एलिमेंट, ठीक है. थीटा इक्वल टू 2 पाई वापस यहां पर ले आएगा. बट एक चीज का ध्यान रखना, जब आप थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लेते हो तो ये एलिमेंट आता है, बट हमने इसके साथ साथ इसको भी कंसिडर किया है. यानी कि यहां पर हम जब यहां से यहां मूव करते हैं, तो यहां से यहां का एलिमेंट अपने आप कवर हो जाता है. यहां पर जब हम यहां से यहां मूव करते हैं, तो यहां से यहां का एलिमेंट अपने आप कवर हो जाता है, क्योंकि हमने दोनों एलिमेंट को ले रखा हुआ है. तो हमारा थीटा जब मैं यहां से यहां मूव करता हूं तो ये भी कवर हो गया. तो मैं यहां से यहां पाई बाय 2 मूव करूं, फिर पाई बाय 2 से पाई जब मूव करता हूं, तो डबल ओवरलैपिंग हो रहा है ना, दो बार चार्जेस रिपीट हो रहे हैं. तो उस केस में मैं यहां से यहां मूव करता हूं, ये अपने आप कवर हो जाता है. एंड सिमिलरली जब मैं यहां से यहां मूव करता हूं तो ये अपने आप कवर हो जाता है. इसका मतलब मेरा थीटा मूव कहां से करेगा? मेरा थीटा टेक्निकली यहां से शुरू हो और यहां जाके खत्म हो जाए, क्योंकि जब ये यहां से यहां मूव किया, मैं यहां से यहां मूव करूं, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका पैरेलल एलिमेंट जो इसके सामने सिमेट्रिकली था वो ऐसे मूव कर जाएगा. एंड हेंस हमारे केस में जो थीटा पे लिमिट आने वाली है, दैट लिमिट ऑन थीटा इज गोइंग टू बी फ्रॉम -π/2 टू +π/2. यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये एलिमेंट ऐसे मूव करेगा, तो इसका सिमेट्रिकली ऐसे मूव करेगा और पूरा का पूरा रिंग कवर हो जाएगा. सो काइंडली प्लीज इसको नोट कर लो बिफोर आई वेंचर इनटू द एक्चुअल इंटीग्रेशन पार्ट. सो मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको नोट कर लेना है ना, अगर कोई पार्ट ना समझ में आया हो तो. अब इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं. देयरफॉर वी हैव डाइपोल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एज 2 लैम्डा नॉट r स्क्वायर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा d थीटा फ्रॉम थीटा -π/2 से +π/2. इस तरीके से आपने डाइपोल मोमेंट निकाल लिया आपके रिंग का, विच हैज अ डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट. सो काइंडली प्लीज इसका सोल्यूशन नोट करो. आई एम लीविंग द इंटीग्रेशन पार्ट फॉर यू. काफी बार करा चुका इंटीग्रेशन, सो यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. सो इंटीग्रेशन खुद से सॉल्व करना. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. क्लिक होना बहुत मुश्किल था कि डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, लेकिन यहां पर जो है इस तरीके से पॉसिबल था. तो प्लीज इसको नोट कर लो. इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमने ये जाना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखता कैसा है, ओरिएंटेशन क्या है, अरेंजमेंट क्या है, एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, एक्सिस पे फील्ड क्या है, बाइसेक्टर पे फील्ड क्या है, पोटेंशियल क्या है, जनरल पॉइंट पे क्या होता है ना, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेशन कैसे होता है. ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल. हाउएवर क्या होगा अगर मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं? जैसे हमने पढ़ रखा था ना कि चार्ज के बारे में इतनी जानकारी ली हमने, लेकिन फिर उसके बाद देखा कि अगर किसी चार्ज को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो उस पर फोर्स लगता है. सो क्या होगा कि अगर मैं किसी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं? तो यहां से शुरू करते हैं अपना एनालिसिस. मान लीजिए कि भाई आपका एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस तरह से एग्जिस्ट करता है, इस तरह से.
दिस इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मैं मान के चल रहा हूं बॉस कि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ये एनालिसिस वैलिड नहीं होगा। वैसे नॉन यूनिफॉर्म का केस आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ भी गया तो विल सॉल्व इट। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, इट्स यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें ये रखा हुआ है कुछ इस तरीके से मेरा डायपोल, कुछ इस तरीके से मेरा डायपोल रखा हुआ है। अब डायपोल का एरो देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बॉस ये जो था यहां पर था मेरा नेगेटिव चार्ज और इसके सर पे होता है मेरा पॉजिटिव चार्ज। लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट दैट। जो एंगल है आपका डायपोल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो एंगल है वो एंगल लेट्स से हमें दे रखा हुआ होगा, वो एंगल है ऐसे थीटा। तो होगा क्या ये समझो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फोर्स टुवर्ड्स राइट लग जाएगा, क्या होगा Q इंटू ई ना, चार्ज इंटू एक्सटर्नल फील्ड। ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, Q इंटू ई, एंड इसके वजह से ये दोनों मिलके कपल बना लेंगे, और कपल बनाने की वजह से ये जो है क्लॉकवाइज घूम जाएगा, और क्लॉकवाइज घूम जाएगा। इसका मतलब आपके डाइपोल ने क्या एक्सपीरियंस किया, योर डाइपोल एंडेड अप एक्सपीरियंसिंग टॉर्क, उसको टॉर्क एक्सपीरियंस हुआ। तो ये टॉर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला है वैल्यू लिखने का। आई एम नॉट गेटिंग इनटू डेरिवेशन, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन है, बट यहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन पे कभी क्वेश्चन ही नहीं आता, हमेशा डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है। तो वो कैसे दिखेगा उसे नोट कर लो। लेट्स से इसको एक सिंप्लीफाइड तरीके से अगर मैं लिखना चाहूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा कि ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका डाइपोल है P, इनके बीच में एंगल है थीटा। तो ये डाइपोल जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो टॉर्क होता है P क्रॉस E, एज सिंपल एज दिस। टॉर्क विल बी P क्रॉस E, जिसमें दिस इज गोइंग टू बी दी डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज गोइंग टू बी दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको जो है अब एक काम करो, बड़ा सिंपल सी चीज है, पॉज द वीडियो, कॉपी इट, रिमेंबर द फॉर्मूला, है ना, कॉपी कर लो। ठीक है, कर लिया। अब हम लोग जानते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। जैसे ये पता चल गया कि भाई आपका जो है डाइपोल मोमेंट जो टॉर्क फील करने वाला है, अब टॉर्क फील करेगा, तो टॉर्क फील करेगा यानी अंडर इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ भी रखो उसकी एनर्जी होती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी चीज अगर फोर्स फील कर रहा है इसका मतलब एनर्जी होगा। हमने वर्क पर एनर्जी पढ़ा है कि दैट फोर्स and energy are interconvertible, F is equal to minus du by dx, force and potential energy are interconvertible। force experience कर रहा है तो potential energy होगा, torque experience कर रहा है potential energy होगा, वो potential energy अब हम calculate करने जाएंगे। सेम सेटअप देख रहे हैं। अब यहां पर जो है आपका फिर से वही मैंने एक्सटर्नल फील्ड लगा रखा हुआ है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से बनाते हैं। चलिए, ये लिखा हुआ है E, ये आपका डाइपोल मोमेंट है P, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो ऐसे केस में आप अगर देखेंगे कि आपको इसकी टेंडेंसी कैसी है जाने की, आई नो कि इसके ऊपर टॉर्क ऐसे फील कर रहा है, टॉर्क, ठीक है। तो अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहे, तो आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी। अगर आप चाहो कि बॉस मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लूं, तो मुझे करना पड़ेगा एक्सटर्नल वर्क, है ना। तो कुछ ऐसे देखना, ये मेरा ब्लैक कलर का मार्कर, ब्लू कलर का मार्कर, ये ब्लैक कलर का मार्कर जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये ब्लू कलर का मार्कर ऐसे था। इसको इस ओरिएंटेशन से इस ओरिएंटेशन में लाने के लिए मुझे काम करना पड़ा होगा ना, क्योंकि ये तो ऐसे जाना चाहता है, तो ऐसे लाने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। जो काम मैंने किया है वो बन गया इसकी एनर्जी, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। जमीन से ब्लॉक उठाकर ऐसे ऊंचाई पर रख दोगे तो आपने जो काम किया mgh, वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, राइट। तो इस केस में इसके अंदर स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी, और इस पोजीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाएगा U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। ठीक है, ध्यान से, माइनस P डॉट E, ध्यान रखना डेरिवेशन में नहीं जा रहा बिकॉज जरूरत नहीं है। अब जो है इसके डिफरेंट ओरिएंटेशन समझते हैं। डिफरेंट ओरिएंटेशंस,
डिफरेंट ओरिएंटेशन में क्या क्या हो सकता है? जनरलाइज्ड ओरिएंटेशन देखोगे तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये आपका होता है, सॉरी, जनरलाइज्ड, एक जनरल ओरिएंटेशन अगर आप देखेंगे तो जनरल ओरिएंटेशन होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये आपका टॉर्क होता है, सॉरी, ये आपका डाइपोल मोमेंट P होता है, या एंगल थीटा होता है। अब मैं जो है अलग अलग केसेस डिस्कस करने जा रहा हूं। फर्स्ट केस में मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखूंगा, कमेंट करेंगे। दूसरे केस में मैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखूंगा। तीसरे केस में मैं थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रखूंगा, और चौथे केस में थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, तो 0 डिग्री के बराबर हो गया। तो एक काम करते, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इसी को स्टडी करते हैं। थीटा इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है कि आपका E का ओरिएंटेशन भी यही है और आपका डाइपोल मोमेंट का ओरिएंटेशन भी यही है। थीटा इक्वल टू 90 रखने का मतलब क्या है कि आपका E का ओरिएंटेशन तो ये है, बट डाइपोल मोमेंट का ओरिएंटेशन ये हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रखने का मतलब क्या है कि इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन ये है, लेकिन आपका डाइपोल मोमेंट का ओरिएंटेशन ये हो जाएगा। ठीक है, अब कमेंट करते टॉर्क के ऊपर। हम जानते हैं कि यहां पर जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू P क्रॉस E, और इसके मैग्नीट्यूड को समझने की कोशिश करेंगे तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन ऑफ थीटा। एक तो ये फॉर्मूला हुआ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस P डॉट E, और अगर इसके मैग्नीट्यूड को लिखेंगे प्रॉपर्ली, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड है, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो माइनस PE कॉस ऑफ थीटा, तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। अब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखोगे तो ये केस कौन सा बन रहा है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखोगे तो ये वाले केस में टॉर्क कितना निकल कर आ रहा है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो टॉर्क कितना निकल कर आया है? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना निकल कर आया है? cos 0 इज 1 माइनस PE। ठीक, यहां पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है आपका, तो टॉर्क कितना निकल कर आया है? PE। पोटेंशियल कितना निकल कर आया है? 0। यहां पर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, तो टॉर्क कितना निकल कर आया आपका? आपका टॉर्क निकल कर आ गया 0, और U कितना निकल कर आया आपका? PE। अगर ध्यान से देखने जाओ तो ये दोनों केसेस जो है, ये वाला केस और ये वाला केस, इसमें टॉर्क 0 है। मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन जब होता है उसमें फोर्स और टॉर्क 0 होना चाहिए, राइट? तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आपका फोर्स और टॉर्क 0 होना चाहिए, वहां पर आपको दिख रहा है टॉर्क 0 है, इसका मतलब ये डेफिनेटली इक्विलिब्रियम है। थीटा इक्वल टू 0 मुझे डेफिनेटली पता चल रहा है कि इट्स अ केस ऑफ इक्विलिब्रियम, नो डाउट। इक्विलिब्रियम है, टाउ इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम है, परफेक्ट। लेकिन स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी कम। U इक्वल टू माइनस PE, U इक्वल टू प्लस PE। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव यानी कम, यानी कि ये आपका इक्विलिब्रियम है, बट ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये हो जाएगा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप कर ली। क्या ये इक्विलिब्रियम है? नो, टॉर्क की ऑलरेडी वैल्यू, किस बात का इक्विलिब्रियम? टॉर्क है उसके ऊपर। एनर्जी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यहां पर ये एनर्जी जो आपको दिख रही है दैट इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपको दिख रही है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज अनस्टेबल होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और कोई भी चीज स्टेबल होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। यहां पर अगर आप देख रहे हो तो आपका पोटेंशियल एनर्जी बकायदा यहां पर 0 हो जा रहा है। ठीक है, मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। यहां पर हमने जो है हमारे दिस थिंग व्हाट आई विल से, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने यहां पर टेक्निकली खत्म कर दिया है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे सवाल होंगे, वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, एंड दे आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एंड दिस ब्रिंग्स एन एंड टू द ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। दिस इज द 13th सेशन, मतलब 13 लेक्चर्स लग गए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर करने के लिए। बट बिफोर आई टॉक मोर अबाउट इट, मैं यहां पर एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, आपके लिए ओरली बोल दे रहा हूं, नोट कर लेना कि टॉर्क लिखना आ गया, टॉर्क लिखना आ गया फॉर अ डाइपोल केप्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी लिखना आ गया, बट बॉस किसी डाइपोल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पे नेट फोर्स कितना होता है? ये सवाल मैं आप पे छोड़ के जा रहा हूं, ये आपको रिसर्च खुद से करना है। नाउ सिंस दिस इज द क्लोजिंग ऑफ दिस चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाज अ ह्यूज चैप्टर, परहैप्स दिस इज द लार्जेस्ट चैप्टर इन JEE प्रेप, द लार्जेस्ट चैप्टर। अगर इसको मैं पढ़ाने की कोशिश करूं then it takes around 32 to 35 hours to complete this particular chapter.
कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ा है, बारीक से बारीक टॉपिक को हमने टच करने की कोशिश की है, अप टू द लेवल ऑफ जेडब्ल्यू एडवांस, नॉट जस्ट नीट एंड मेंस एंड सीईटी, वी हैव टच्ड एवरी सिंगल टॉपिक अप टू द लेवल ऑफ जेडब्ल्यू एडवांस्ड। सो ये जो 13 लेक्चर्स है, इन 13 लेक्चर्स को अगर आप सही ढंग से कर लो और इनके असाइनमेंट्स कर लो, क्वेश्चंस उठा करके डीसी पांडे, बीएम शर्मा से या एचसी वर्मा से अगर आप सॉल्व कर लो, यू विल end up getting a very strong hold on this topic. Electrostatics को lightly मत लेना. I'll tell you why. Because electricity and magnetism बहुत important topic है JW नीट perspective में. अच्छा खासा इसका वेटेज है और आसान है स्कोर करना. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फंडामेंटल अगर हिले हुए हैं तो इसके बाद आएगा कैपेसिटेंस, परेशान हो जाओगे. उसके बाद आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी और परेशान हो जाओगे. तो पहले से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्ट्रांग रखना, ये फंडामेंटल है. ये पूरा बिल्टअप है. अगर ये आपको आता है ना तो इसके बाद के चैप्टर्स ज्यादा तेजी से आसानी से हो जाएंगे. दैट इज समथिंग दैट आई कैन अश्योर यू. ठीक है. सो वी हैव ब्रॉट टू एन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी सिग्निफिकेंट चैप्टर फ्रॉम JEE नीट perspective. Thank you so much. In the next session, I'm going to start with capacitance. पहले से बता दे रहा हूं, एचसी वर्मा खोल करके प्लीज कैपेसिटेंस पूरा एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, ताकि मैं थोड़ा सा चीजों को स्पीड अप करके हाई मोमेंटम के साथ कैपेसिटेंस खत्म कर पाऊं. थैंक यू सो मच. बाय.